नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दौर की जिसने हमारे आज के समाज की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। आज हम गहराई से समझेंगे कि प्राचीन आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी राजनीति कैसी थी और उनका आम जीवन कैसा था। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता को शून्य से आकार लेते हुए देखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम वैदिक काल के कुछ अहम पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे वैदिक काल का सामान्य परिचय, उनकी राजनीति और प्रशासन, सभा, समिति और युद्ध, उनकी सामाजिक व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति और आखिर में उनकी जीवन शैली और मनोरंजन। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक काल के परिचय और उनके भूगोल की। अगर हम समय की बात करें तो इस पूरे कालखंड को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। शुरुआत होती है 1500 ईसा पूर्व से, जिसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। फिर करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास समाज में कुछ बहुत बड़े और अहम बदलाव आते हैं और वहीं से उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, जो 600 ईसा पूर्व में जाकर समाप्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग आए कहाँ से थे। आर्यों की शुरुआती बस्तियां तो पंजाब और अफगानिस्तान के आसपास बसी थीं, लेकिन मशहूर इतिहासकार मैक्स मोलर का सिद्धांत कहता है कि इनका असली घर मध्य एशिया था। दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन इनकी भाषा यानी संस्कृत कमाल की वैज्ञानिक और परिष्कृत थी। इसी भाषा ने उन्हें आपस में मजबूती से जोड़े रखा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीति और प्रशासन की व्यवस्था कैसे खड़ी की। ये बहुत ही शानदार सिस्टम था। जरा सोचिए, एक छोटे से घर से लेकर पूरे देश तक की व्यवस्था कैसे काम करती होगी। शुरुआत होती थी सबसे छोटी इकाई यानी कुल या परिवार से। कई परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनता था। फिर कई ग्रामों के समूह से विश से मिलकर जन और अंत में जन से मिलकर बनता था एक विशाल राष्ट्र। बिल्कुल सीढ़ी की तरह, एकदम तार्किक और व्यवस्थित ढांचा। और इस ढांचे के हर स्तर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति होता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश के लिए विशपति और जन के लिए होते थे राजा। लेकिन रुकिए, राजा का मतलब यहां कोई तानाशाह नहीं था। उन्हें सलाह देने के लिए दरबार में करीब 12 प्रमुख अधिकारी होते थे। इनमें पुरोहित और सेनानी तो थे ही, साथ ही सूत यानी रथ चलाने वाले भी प्रशासन का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करते थे। चलिए अब बात करते हैं सभा, समिति और उनकी युद्ध कौशल की। आखिर सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन कैसे बना रहता था। जैसा कि मैंने बताया, राजा अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता था। उसे सलाह देने के लिए मुख्य रूप से 2 संस्थाएं थीं, सभा और समिति। सभा में समाज के बुजुर्ग और कुलीन लोग बैठते थे, जिनके मुखिया सभापति कहलाते थे। वहीं दूसरी तरफ थी समिति, जो आम जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब सत्ता में हर वर्ग की भागीदारी पूरी तरह से तय थी। है ना कमाल की बात। अब एक बहुत ही मजेदार तथ्य सुनिए। उस जमाने में युद्ध का मतलब जमीन पर कब्जा करना या सोना लूटना नहीं होता था। वैदिक काल में युद्ध के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था गविष्ठी। और पता है इसका मतलब क्या है? गायों की खोज। जी हां, उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मवेशी ही सबसे बड़ी संपत्ति माने जाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध लड़े जाते थे। और इसी संपत्ति और प्रभुत्व के लिए इस युग का सबसे बड़ा महायुद्ध लड़ा गया था, दाशराग्य युद्ध, यानी 10 राजाओं का युद्ध। ये युद्ध परुष्णी नदी के किनारे हुआ था, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं। ये आर्थिक और क्षेत्रीय प्रभुत्व की एक बहुत भयंकर लड़ाई थी, जिसमें अंततः राजा सुदास की जीत हुई थी। युद्ध के मैदान से अब लौटते हैं समाज की ओर और समझते हैं उनकी सामाजिक व्यवस्था को। शुरुआती वैदिक समाज 4 मुख्य वर्गों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण व्यवस्था का पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। पूरा समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार या कुल की कमान हमेशा पिता के हाथ में ही होती थी। लेकिन यहाँ पर हमारी आज की कई धारणाएं टूट जाती हैं। उस समय की ये वर्ण व्यवस्था जन्म पर या वंश पर आधारित नहीं थी, बल्कि ये कर्म पर आधारित थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और अपने पेशे से अपना वर्ण तय कर सकता था। समाज में हर किसी के लिए असाधारण गतिशीलता थी। अब आते हैं एक बहुत ही प्रगतिशील पहलू पर, उस युग में महिलाओं की स्थिति। आप जानकर हैरानी होगी कि वो समाज आज के मुकाबले कई मायनों में ज्यादा खुला और परिपक्व था। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा पाने का पूरा हक था।
अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए तो विधवा विवाह की भी अनुमति थी। पर्दा प्रथा या सती प्रथा जैसी जिन पाबंदियों को हम बाद के इतिहास में देखते हैं, उनका उस समय कोई नामो निशान तक नहीं था। और ये बातें सिर्फ किताबों या सिद्धांतों तक सीमित नहीं थीं। लोपामुद्रा, घोषा और अपाला जैसी महान विदुषी महिलाओं के नाम इतिहास में दर्ज हैं। ये इस बात का पक्का और ठोस सबूत है कि समाज में महिलाओं का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा था और वे अपने ज्ञान के लिए बेहद सम्मानित थीं। चलिए, समाज और राजनीति तो हो गई, अब बात करते हैं आर्यों की जीवन शैली और मनोरंजन की। आखिर वे अपना आम दिन कैसे बिताते थे? चूंकि ये एक कृषि प्रधान समाज था, इसलिए इनका दैनिक जीवन बहुत साधारण लेकिन पौष्टिक था। खाने में दूध, घी और अनाज की भरमार होती थी। पहनावे की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे: वास, अधिवास और उपवस्त्र। और जब बात उत्सवों की आती तो उनका पसंदीदा पेय सोमरस होता था, जो एक खास पौधे से तैयार किया जाता था। लेकिन जिंदगी सिर्फ खेती और काम के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी। मनोरंजन के लिए भी उन्होंने शानदार इंतजाम कर रखे थे। उनकी गतिविधियां बहुत जीवंत और प्रतिस्पर्धी थीं। संगीत और नृत्य तो था ही, इसके अलावा रथ दौड़, घुड़दौड़ और खाली समय में जुआ खेलना, ये सब उनके समुदाय के मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। प्रारंभिक वैदिक युग की ये उपलब्धियां वास्तव में हैरान करने वाली हैं। एक साधारण से दिखने वाली ग्रामीण सभ्यता ने इतना प्रगतिशील और संरचनात्मक रूप से उन्नत ढांचा कैसे खड़ा कर लिया, जिसका असर आज तक हमारे इतिहास पर देखा जा सकता है। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये साधारण सा दिखने वाला समाज वास्तव में अपने समय से कहीं अधिक